लड़ाई 27 की है, 24 की तो लड़ाई नहीं है। आपके पास गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला मैंने देखा यहाँ पर। विधानसभा आप ट्रैक्टर से जाते हैं, राज्य चलाए नहीं है, परेशान किया है। ऐसा क्या बिजनेस आप करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम करोड़ों में है? शहरी क्षेत्र में आपकी पकड़ थोड़ा कमजोर नजर आती है। एक तरफ सितारों का मजमा लगेगा जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता योगी और मोदी के आने की चर्चाएं हैं। पत्रकारिता से पहले आप क्या रहे? हरीश रावत जी का एक बयान इस समय बड़ा चर्चा में है। उनका कहना है कि आपको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं और उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिल पा रहे। हरीश रावत जी का जो जिद्दीपना है, जो मनमानी करने की उनकी प्रवृत्ति है, इसने हरिद्वार जनपद में कांग्रेस को खत्म कर दिया। एक धर्म संकट नहीं महसूस होता आपको कि एक तरफ आपके मित्र हैं जो प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? आप मेरे मित्र हैं। अगर आप मैं मित्रता निभाने आता तो शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, चारों विधायकों को उन्होंने वहाँ बुला लिया और उन्होंने केंद्र को ये धमकी दी कि अगर मेरा टिकट उमेश कुमार को दिया तो मैं चारों विधायक सहित नौकरियों के माफिया हाकम सिंह के वो संरक्षक रहे। बेरोजगारों के साथ उन्होंने धोखा किया। उत्तराखंड में 12 शराब की फैक्ट्रियां उन्होंने 2 साल में स्थापित कर दी। लड़ाई उत्तराखंड सरकार में हिस्सेदारी लेने की है। उमेश जी, भूमिका नहीं बांधूंगा। अभी जब मैं आपके ऑफिस आया तो एक बोर्ड मुझे दिखाई दिया, जनता विधायक सहायता केंद्र। अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, पंजीकरण के बारे में लिखा हुआ है, रोजगार के बारे में लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर सारे काम जनता विधायक के दरबार में हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है फिर? देखिए, विधायकों को चुना इसलिए जाता है कि जनता को सरकार के दरवाजों पर जाकर माथा ना पटकना पड़े, अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, और रोज़मर्रा देखिए एक काम अगर हम अपने कार्यालय से भेजते हैं तो वो तत्काल हो जाता है। उसी काम को लेके जब एक आम आदमी सरकारी दफ्तर जाता है तो वो एक डायलॉग कहते हैं ना कि लंच के बाद आना, तो वो लंच के बाद कभी लंच होता नहीं है और ना वो समय ख़त्म हो पाता है। तो लोग बाग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रह जाते हैं। इसलिए सुलभ सुविधाएं जो आम जन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती हैं, उनके लिए हमने ये सुविधा सेंटर बनाया हुआ है। चलिए खानपुर में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। खानपुर में एक किला था बहुत पुराना, वो ढहा और उसके बाद फिर आप आए, उसी अंदाज में आए। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता नहीं खुल गया कि उसी अंदाज के लोगों के लिए एक नया रास्ता आपने दे दिया? देखिए, मैं तो दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं करता हूँ। थोड़ा क्रोध से भी करते हैं? वो तुमसे बेहतर कौन जानता है। तो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जो मेरी प्रवृत्ति है, जो मेरा नेचर है। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। तुम भी पत्रकारिता में लगभग 20 साल से हो और बहुत करीब से तुमने मुझे देखा भी है और हर दौर में देखा है। तो मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो नयापन है, मैं जैसा था वैसा ही। उमेश जी, पत्रकारिता से पहले आप क्या रहे और पत्रकारिता में कैसे आए, राजनीति में कैसे आए? देखो, ये सवाल थोड़ा कम लोग पूछते होंगे आपसे। 1999 में पत्रकारिता शुरू की, 2000 में एजेंसी ज्वाइन की, फिर अपनी एजेंसी की शुरुआत की, फिर चैनल की शुरुआत की, और इसी तरीके से धीरे धीरे पत्रकारिता जगत में जमे रहे। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले खोले। हरीश रावत जी का जो मामला था, मैं विधायक खरीदने वाला, उसका खुलासा मैंने किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 26 फरवरी को स्टोरी चलती है, 26 मार्च 2016 को, और 27 मार्च 2016 को सरकार गिर जाती है। ऐसे ही हमने त्रिवेंद्र रावत जी का भ्रष्टाचार बड़े स्तर का, उसका खुलासा किया। जेल भी गए, देहरादून की जेल में 18 दिन रहे, रांची की जेल में 10 दिन रहे। राजद्रोह लगा, देशद्रोह लगा, सीबीआई हुई, ईडी हो गई, इनकम टैक्स, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारे खिलाफ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आने में जो संघर्ष हमने झेला है या हमने किया है, उसी की बदौलत आज ये है कि शायद संघर्षों में तब कर हम कुंदन कह लीजिए, लोहा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बन गए हैं कि आज फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, दुनिया खिलाफ है तो हो जाने दो।
हरीश रावत जी तो आपके मित्र भी रहे हैं। मित्र मेरे जब वो थे तब थे, लेकिन मित्रता अपनी जगह है और आपका अपना जो कर्तव्य है वो अपनी जगह है। पत्रकारिता में हमारा कर्तव्य था, हमने उस खुलासा किया, सबसे बड़ा खुलासा हिंदुस्तान का किया। हमारी आंखों के सामने खरीद फरोख्त हो रही थी, विधायक खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, और हमने उस मुहिम को रोकने का प्रयास किया था कि उत्तराखंड में गलत परंपराओं की आधारशिला नहीं पड़नी चाहिए। हरीश रावत जी का एक बयान इस समय बड़ा चर्चा में है। उनका कहना है कि आपको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं और उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिल पा रहे हैं। सिस्टम ऐसा क्यों? सिस्टम है, वही सिस्टम मैं जानना चाहता हूँ, क्या सिस्टम है ऐसा? ये सिस्टम 25 साल के संघर्षों की कहानी का है। ये एक दिन में सिस्टम नहीं बना करते, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत बलिदान करने पड़ते हैं, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके आप कोई उमेश कुमार बनता है। हर राह चलता उमेश कुमार नहीं बन सकता। उमेश कुमार बनने के लिए आपको कई सरकारों से लड़ना पड़ता है, कई सरकारों के मुख्यमंत्रियों से लड़ना पड़ता है, आपको ईडी झेलनी पड़ती है, आपको सीबीआई झेलनी पड़ती है, आपको इनकम टैक्स झेलना पड़ता है, आपको सैकड़ों मुकदमे झेलने पड़ते हैं, आपकी कुर्की हो जाती है, आप पे इनाम रख दिया जाता है, आपको वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपका घर तोड़ दिया जाता है, तब जाके आप उमेश कुमार बनते हैं। अगर आपको लगता है कि हर गली चलता उमेश कुमार बन जाएगा तो ये असंभव है। पर हेलीकॉप्टर वाली बात अभी भी अधूरी रह गई। हेलीकॉप्टर वाली बात में कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारा सिस्टम है। बताइए कब चाहिए उनको? मैं चाहता हूँ अगर हरीश रावत जी को जरूरत है, वो नहीं जुटा पा रहे, उनके लिए राहुल गांधी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, या वो नहीं खुद कर पा रहे, हमको बताएं, हम सुबह देंगे। 2 चाहिए, 3 चाहिए, बोले कितने चाहिए? आपके विरोधी आप हेलीकॉप्टर देंगे उन्हें? अरे कमाल की बात है, अगर विरोधी बेचारा इस समय परेशान है और लड़ने के लिए उसके पास हथियार नहीं है तो हम दे देंगे, क्या दिक्कत हो गई? शूरवीर वही होता है जो निहत्थे पे वार ना करे। और वही हथियार अगर आपके ऊपर चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? शूरवीर है, लड़ेंगे, योद्धा हैं हम, घबराते नहीं हैं। उनको जब जरूरत हो हेलीकॉप्टर की, गाड़ी की, हमारे पास दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं, जोन सी गाड़ी चाहिए वो भेज देंगे। गाड़ियों की बात आई, एक बात समझ में नहीं आई, आपके पास गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला मैंने देखा यहाँ पर। विधानसभा आप ट्रैक्टर से जाते हैं? देखिए, विधानसभा ट्रैक्टर से इसलिए जाता हूँ कि मैं किसान बाहुल्य जनपद से आता हूँ। 80% मेरी विधानसभा, मेरा लोकसभा क्षेत्र किसानों का है। अगर हरिद्वार जनपद का किसान आपदा से पीड़ित है, उसके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरियाँ उन पर निकाली जा रही हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो भाई उनके दुख दर्द को समझाने का वही एक रास्ता है कि आप ट्रैक्टर ले जाएं, विधानसभा के गेट पे खड़ा कर दें और उन्हें बताएं कि हम किसान बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, जाग जाइए, समझ जाइए। विधानसभा को तो समझ में आया कि आपने किसानों के लिए किया, पर नामांकन करने के लिए भी आप ट्रैक्टर से पहुंचे। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मुझे संदेश देना था कि भाई कोई है ऐसा व्यक्ति भी जो ट्रैक्टर से नॉमिनेशन करने आया है, ताकि ये सनद रहे और ये याद रहे लोगों को कि ये जनपद किसान बाहुल्य है, ट्रैक्टर किसानों की पहचान है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक देहात का क्षेत्र आता है, एक शहरी क्षेत्र आता है और एक पर्वतीय क्षेत्र आता है। हमने अलग अलग तरीके से अपने लेवल पे सर्वे किए और सर्वे के दौरान ये तो नज़र आया कि देहात क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत है, शहरी क्षेत्र में आपकी पकड़ थोड़ा कमज़ोर नज़र आती है, और देहरादून के 3 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो हैं, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आते हैं आप। पिछले बार की अगर चुनाव की हम बात करें 2019 में, जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का गणित बिगड़ गया था, चुनावी गणित बिगड़ गया था हरिद्वार से, तो यही 3 विधानसभा क्षेत्र थे जहां से उन्होंने रिकवरी की। आपको क्या लगता है कि ये रिकवरी आप कर चुके हैं, करेंगे, वक्त कम रह गया है या काफ़ी है वक्त अभी? देखिए, ऋषिकेश में आप अगर पूरे तरीके से वहाँ एक बार सर्वे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि पिछले 15 दिन में ऋषिकेश में हम लगभग 25 से 30 हज़ार वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो मजबूती से जुड़े हैं। क्योंकि हमने अभी जब मैंने पिछला कार्यक्रम वहाँ किया था तो 5,000 महिलाएं
पारंपरिक वेशभूषा में सड़कों पर थी। आज तक इतनी महिलाएं अपने मन से मुख्यमंत्री के लिए भी सड़कों पर नहीं आई। डोईवाला, धर्मपुर, दोनों जगहों पर लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय समाज के 6 बड़े दल हैं, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर बढ़ाए हैं और संघर्ष करते आ रहे हैं, उन 6 के 6 दलों ने एक अपना रीजनल अलायंस बनाया और उस अलायंस से हमें समर्थन दिया। उनके सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए, तो दिन ब दिन ये बढ़ रहा है काफिला। और सबसे बड़ी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति कोई सिंपैथी है नहीं किसी में। 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे, भ्रष्टाचार के नए आयाम उन्होंने इस उत्तराखंड में गढ़े, स्थापित किए। भ्रष्टाचार के चलते वो हटाए गए। नौकरियों के माफिया हाकम सिंह के वो संरक्षक रहे। बेरोजगारों के साथ उन्होंने धोखा किया। उत्तराखंड में 12 शराब की फैक्ट्रियां उन्होंने 2 साल में स्थापित कर दी। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत खफा हैं। बहुत सारा वोट ऐसा है जो भाजपा और कांग्रेस को न जाके मुझे मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, मुझे महसूस होता है, मैं देख भी रहा हूँ। और आप देखते जाइए, हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। एक धर्म संकट नहीं महसूस होता आपको कि एक तरफ आपके मित्र हैं जो प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं, तो ये धर्म संकट नहीं फील होता है आपको? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मित्रता अपनी जगह है और आपका जो कर्तव्य है वो अपनी जगह है। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्म प्रधान हर चीजों से बड़ा होता है। आप मेरे मित्र हैं, अगर आप मैं मित्रता निभाने आता तो शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ता, क्योंकि अगर एक भी सीट जाएगी तो उसका इम्पैक्ट, बदलाव होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई आज हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हरिद्वार पिछले 2 दशक से पीड़ित, शोषित, वंचित है। भ्रष्टाचार के नए आयाम यहाँ स्थापित हो चुके हैं। जिला पंचायत से लेके पीडब्ल्यूडी से लेके ब्लॉक स्तर पर यहाँ इस स्तर का भ्रष्टाचार है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़ाई हम सफल होंगे। पर एक चीज़ थोड़ा सा लगती है, जब हम हरिद्वार जिले की बात करते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं, हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर भी उन्हीं जिलों में से ही काउंट किया जाता है, जहाँ पर किसान बहुल क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर्स की तादाद यहाँ ज़्यादा है, दलित वोटर्स की यहाँ पे तादाद ज़्यादा है। यहाँ तक आपको लगता है कि आप अपर हैंड पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर भी आप सेंध लगा रहे हैं? कांग्रेस शून्य हो चुकी है। इसका अंदाजा आपको जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन हो जाएगा। कांग्रेस ने अपना आधार यहाँ खत्म कर दिया। कांग्रेस को हरीश रावत जी ने हरिद्वार जनपद में दफन कर दिया है। कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो? देखिए, परिवारवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। खुद लड़े, पत्नी को लड़ाया, बेटी को लड़ाया, बेटे को ले आए। तो इसके अलावा चंद लोगों पर कृपा दृष्टि रखना, पुराने खाटी कांग्रेसियों को नज़रअंदाज करना। आप देखिए दिनेश कौशिक क्यों गए और क्यों कांग्रेस के लोग टूट टूट के जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हरीश रावत जी का जो जिद्दीपना है, जो मनमानी करने की उनकी प्रवृत्ति है, इसने हरिद्वार जनपद में हरिद्वार को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर नहीं आता आपको? मुझे तो फायदा होता नजर आ रहा है, बीजेपी का मुझे पता नहीं है। आपके फायदे को लेकर एक बात समझ में आती है, जितना थोड़ा बहुत मेरी समझ कहती है कि उमेश कुमार 2024 की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन 2027 के लिए पैर जमा रहे हैं। क्योंकि अगर पुराने दिनों में चले जाएं, पुराने कुछ सालों में चले जाएं, तो एक वक्त वो था जब बहुजन समाज पार्टी का एक पूरी तरह से आधिपत्य था हरिद्वार जिले पर। उसके बाद थोड़ा बहुत आया उत्तराखंड क्रांति दल का। जब ये दबाव महसूस किया 2 बड़ी पार्टियों ने, तो एक तरीके से उन्होंने सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाया।
अब उमेश कुमार 27 की तरफ बढ़ रहे हैं या 24 की तरफ उनकी नजर है? पहली नजर कहाँ पर है? लड़ाई 27 की है, 24 की तो लड़ाई नहीं है। मतलब मेरा जो सोचना है वो सही है? आप बिल्कुल एक जो आपके जीवन का पत्रकारिता का अनुभव है वो बिल्कुल सही है। लड़ाई 2027 की है। लड़ाई 2027 में हरिद्वार को उसका मान सम्मान दिलाने की है। लड़ाई उत्तराखंड सरकार में हिस्सेदारी लेने की है। हमें अपना हिस्सा चाहिए उत्तराखंड सरकार में। और वो हिस्सा कितने विधायकों को लेकर मानते हैं आप? क्या लगता है आपको 27? मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में हम 8 से 9 विधायक हरिद्वार जनपद से जीत कर जाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो उत्तराखंड सरकार में हिस्सेदारी लेकर आए। मतलब मित्र और विरोधी दोनों के लिए पेंच फंसा देंगे? मैं तो जब से इस राज्य में हूं तब से पता नहीं कितनों के लिए पेंच फंसा हुआ है। राजनीति में क्यों आना पड़ा आपको? सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार दिख रहा था मेरा आपको? राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। कोई नाराजगी वो थी, तो एक गुस्सा था? अहंकारी व्यक्ति भिड़ गया, लड़ गया हमसे, चुनौतियां देने लगा, चुनाव लड़ लो अगर एक बाप से पैदा हो। तो हमने कहा भैया हम चुनाव भी लड़ेंगे और तुम्हारा इलाज भी करेंगे। तो हमने किया, अब जो मर्जी उनको करना करते रहे, हमने तो जो करना था कर दिया। उमेश जी, आपने मेरे से बहुत पहले से पत्रकारिता की हुई है। शुरुआती दौर में जब हम बात करते थे, नेता पक्ष विपक्ष जब बात करता था तो एक मर्यादा के दायरे में बात किया करता था। आज के ज़माने की राजनीति की बात जब हम करते हैं तो ट्विटर हैंडल को बड़े अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे के प्रति गालियां दी जाती हैं, फेसबुक पेज को देखिए लेकर भी किया जाता मर्यादाएं है। खत्म हो चुकी हैं। सार्वजनिक मंचों के हो जाने से लाभ तो हुआ है, लेकिन इसके नुकसान भी हुआ है। 50 रुपए का डाटा खरीदने के बाद आदमी किसी को भी गाली देने लग जाता है और कुछ भी लिख देता है, तो ये नुकसान तो है ही। और पर मेरा मानना है कि सार्वजनिक मंचों पे आपको रहना है तो आपको बड़ा पेशेंस आप में होने चाहिए। आपको कोई भी आदमी गाली दे रहा है, आप उससे लड़ने लग जाओ तो ये आपकी मूर्खता है। वो अपनी भाषा है, उसकी भाषा खराब कर रहा है, उसके संस्कार हैं, छोड़ दीजिए, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नज़रअंदाज करना सबसे बड़ा आसान तरीका है और आपको मानसिक सुकून भी। वरना आप रात भर यही सोचते रहेंगे इसने मुझे गाली दी, इसका इलाज करना है मुझे, तो उस बातों से बचना है तो पढ़िए और आगे निकल जाइए। पर फेसबुक में आपका देखता हूँ इलाज तो आप भी करते हैं। मैं बातों से करता हूँ, मर्यादा में रह के, संयम में रह के, और बहुत रेयर करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सीमाएं पार कर रहा है और मैं नहीं कुछ कहूँगा तो मेरे लोग सोचेंगे यार विधायक जी ने कुछ नहीं कहा, तब मुझे उसको जवाब देना पड़ता है, अन्यथा मैं किसी के मुंह नहीं लगता। एक क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी चर्चा हुई, क्या था वो मामला? कुछ ऐसा बताइए जो। देखिए कुछ लोग बार बार एक बात करते हैं, अहंकार, पैसा, ताकत, मेरी गाड़ी इतने की, मेरा पिस्टल इतने का, मेरा ये उतने का। तो मैंने उनको इतना बताया कि तुम्हारी हैसियत मेरे एक स्वाइप से ज़्यादा की नहीं है। अगर मैं एक स्वाइप करूँगा तो तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा और मैं सब कुछ खरीद लूँगा। तो मैं बस इतना बताना चाहा, बाकी इसमें कोई अहंकार या कुछ नहीं है। तो आप मुझसे मेरी हैसियत पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दिया, मेरी हैसियत ये है। अब मेरी हैसियत क्या है वो तो हरीश रावत जी रोज बता रहे हैं, कितने लाचार, दीनहीन। मतलब मुझे बड़ा तरस आता है उनके बाद। बुढ़ापे में बच्चे, वो कहते हैं ना कि बच्चों के कारण जो है बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो हरीश रावत जी को किलर क्यों कहना पड़ा आपको? देखिए हरीश रावत जी की ना आदत खराब है। पहले वो मुझे कहते थे भाजपा के गर्भ से पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसने हमारी सरकार गिरा दी। अरे भाई आप ये तो सोचो कि एक आदमी में कलेजा कितना बड़ा है। एक अकेला आदमी किसी की सरकार गिरा दे रहा है और तब तुम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। आज फिर तुम दीनहीन होके लोगों, आज उनके एक इस वक्तव्य ने हरीश रावत जी को धूल में मिला दिया। लोग कह रहे हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस सरकार के इतने बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सब पदों पे रहे हैं, उसके बाद आपकी ये स्थिति है कि आपकी ये कहना पड़ रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के पास हेलीकॉप्टर है, हम राष्ट्रीय पार्टियां अरेंज नहीं कर पा रहे। तो उससे आपके कद का पता लगता है, आपके संबंधों का पता लगता है। हरीश रावत जी की बात जब भी आती है तो कांग्रेस का जिक्र आ जाता है। कांग्रेस के ये चर्चा चली थी कि आपको टिकट कांग्रेस से मिल रहा है,
कुमारी शैलजा के साथ आपके कुछ फोटो सामने आए, क्या था पूरा मामला और क्यों बैक स्टेप करना पड़ा, या उन्होंने आपको टिकट? देखिए, हरीश रावत जी दिल्ली पहुंचे 4 विधायकों को लेकर। सबने ये कहा, शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत जरूर जानना चाहते हैं। उनको ये लगा कि मेरा टिकट हो गया है, क्योंकि उनका टिकट अनाउंस नहीं हो रहा था, उनका टिकट कट चुका था। तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, चारों विधायकों को उन्होंने वहां बुला लिया और उन्होंने केंद्र को ये धमकी दी कि अगर मेरा टिकट उमेश कुमार को दिया तो मैं चारों विधायक सहित भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। तो राहुल गांधी जी की रीढ़ की हड्डी वैसे भी अभी कमजोर है, तो स्टैंड नहीं ले पा रहे, जिसके कारण आज इस पार्टी की ये स्थिति हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक तारीफ मानी है कि जिन जिन लोगों पर उन्हें संशय था उन्होंने उनके टिकट काट दिए, कोई कुछ नहीं कर पाया। राहुल गांधी जी एक टिकट काट के दिखाएं, हिम्मत है तो 2 मिनट में तो दबाव में आ जाते हैं। पर आपका काट दिया टिकट, क्योंकि माना जा रहा था मैं तो उस पार्टी में था ही नहीं। तो क्या कुमारी शैलजा के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग के लिए कुछ बात चल रही थी? देखिए, वो लोग चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं। पूरी कांग्रेस चाहती थी, राहुल गांधी जी सहित पूरा जितने भी उनके सर्वे करने वाले, जितने भी उनके संगठन के लोग, सब चाहते थे। जब ये बात हरीश रावत जी को पता लगी तो उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी और चारों विधायकों को बुलाया और भाजपा में शामिल होने की धमकी देने लगे। वो तो 4 दिन पहले देखिए ना, त्रिवेंद्र रावत जी के साथ क्या शानदार होली मना रहे हैं। आमने सामने प्रतिद्वंदी, कांटे की टक्कर, एक दूसरे का राजनीतिक करियर दांव पे लगा है, वो होली मना रहे हैं, भांग भंगोले खा रहे हैं। भाई, आपको क्या लगता है कि अगर काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं आज निर्दलीय लड़ रहा हूं और ये जो रात को आपको मैं 1:45 बजे इंटरव्यू दे रहा हूं, इसको संभाल के रखिएगा। हम जीतेंगे 100%। यह जो भी निर्णय होगा वो ऐतिहासिक होगा, आप देख लीजिएगा। क्या लगता है, पहला, दूसरा और तीसरा? कभी दूसरे तीसरे की तो दौड़ जीवन में रही नहीं। उमेश कुमार आगे क्या सोच रहे हैं इस चुनाव के बाद? हरिद्वार जनपद को सम्मान दिलाना, उत्तराखंड सरकार में हरिद्वार जनपद की हिस्सेदारी को तय करना, हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लाना। उत्तराखंड के सिर्फ हरिद्वार के मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप, उत्तराखंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप। उत्तराखंड के बारे में मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जब वक्त आएगा तो उत्तराखंड की लड़ाई हमेशा लड़ी जाए। और आज भी उत्तराखंड को जब भी मेरी जरूरत होगी, जिस हिस्से में मेरी जरूरत होगी, चाहे वो कोविड के समय रही, चाहे कभी भी रही, जीवन में जब भी उत्तराखंड को मेरी जरूरत पड़ी, अभी भी आप ये देखिए ना, हिलंग में किसने लड़ाई लड़ी घसियारियों की, किसने बात उठाई? जब बेरोजगारों के हाकम सिंह की बात हुई तो बड़ौनी को तो सरकार हटा नहीं थी, किसने हटवाया? किसने मोर्चा खोला? किसने सीबीआई की बात की? कौन देहरादून पे चढ़ाई करने की बात कर रहा था? तो ऐसा नहीं है, जब जहां जरूरत पड़ेगी तब तब उमेश कुमार उत्तराखंड के लिए खड़े रहें। बेरोजगारों का एक पेज है, उस पर एक चिट्ठी है आपकी, शायद आप भी भूल गए होंगे और बेरोजगार भी भूल गए, जिसमें आपने समर्थन देने की बात की थी उन्हें हर तरीके से। समर्थन नहीं, उनकी बेल भी मैं करा के लाया था। जब बॉबी पवार और पंत दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे, बॉबी की तो जमानत थाने से हो गई थी, इनको जेल भेज दिया गया था। इनकी जमानत के लिए अपनी फॉर्च्यूनर कार की आरसी देने वाला मैं था। तो बेरोजगार संघ कभी मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं उनके समर्थन में नहीं रहा। बेरोजगार मंच, जब बॉबी और ये लोग पंत जब ये धरने पे बैठे थे परेड ग्राउंड में, खाना भिजवाना, सोलर लाइटें लगवाना, सारे काम मैं करता था। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ मैं अकेला इनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा था। तो बेरोजगार संघ कभी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। नहीं, बेरोजगार संघ ने आप पे उंगली नहीं उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उमेश कुमार का चेहरा नहीं दिखाई दिया वहां पर। चिट्ठी दिखाई दी, सपोर्ट भी दिखाई दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन वाली जगह पे आप दिखाई नहीं दिए। कैसी बात कर रहे हो आप? रात को मैं पूरी रात धरना प्रदर्शन में बैठ के आता था। कहाँ? अभी क्या लग रहा है आपको? टिहरी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तो अपने शुभकामनाएं साथ सिर्फ शुभकामनाएं या समर्थन भी? समर्थन पूरा है। बॉबी को जब भी जहां जरूरत पड़ेगी हमारे, हम बॉबी के साथ खड़े हैं। माना तो ये जा रहा है कि समर्थन आप दे रहे हैं उन्हें पूरा, मैं तो हर कह रहा हूं तरीके से। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बॉबी ने मुझसे कभी समर्थन नहीं मांगा, ना समर्थन की बात की है। पर एक आदमी संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, मेरा समर्थन है। अच्छा, एक चीज है, अगर मान लीजिए उमेश कुमार और बॉबी पवार
पूरे ताकत के साथ किसी पार्टी के बैनर तले लड़ते तो क्या रुख होता उत्तराखंड? देखिए, हरिद्वार की परिस्थितियां अलग हैं। आप हरिद्वार के समीकरण समझिए। 6.5 लाख मुस्लिम हैं, 4 लाख बहुजन समाज है, ब्राह्मण हैं, 36 बिरादरियां इस जनपद में वास करती हैं। हर धर्म, हर समुदाय का व्यक्ति वास करता है। टिहरी नहीं है ये, पौड़ी नहीं है ये मेरे भाई। हरिद्वार की बात आप कर रहे हैं, हरिद्वार की राजनीति बहुत अलग है। हरिद्वार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ, मैंने एक स्टोरी भी की थी, एक तरफ सितारों का मजमा लगेगा जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है सितारों के साथ में, और दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता योगी और मोदी के आने की चर्चाएं हैं। कैसे पार पाएंगे उनसे? देखिए, कहते हैं ना कि मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। 27 की बात करूं तो उमेश कुमार मंत्री की जगह देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं, या मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं? पद मेरे लिए कभी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही। पद के बगैर चलाएंगे कैसे राज्य? मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए, हमने तो राज्य पहले भी चलाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमने कभी ये सरकारें और ये बहुत बड़ी चीजें हैं, हमारे लिए कोई ऐसा बड़ा मुद्दा राज्य नहीं। चलाए नहीं है, परेशान किया है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को परेशान किया, यहाँ हरीश रावत और बीजेपी के मुख्यमंत्री उनके कर्म ऐसे थे इसलिए परेशान किया। वो तो कितने और हैं लाइन में जिनको परेशान करने वाले हैं? भाई देखिए, 2011 से परेशान करना शुरू किया था। निशंक जी को किया, वो हटे। हरीश रावत जी को परेशान किया, वो हटे। त्रिवेंद्र जी को किया, वो हटे। ममता जी वापस आ गई, वापस आके हमारे पीछे पड़ गई, दर्जनों मुकदमे लगा दिए। तो खैर, हमारा तो प्रवृत्ति में संघर्ष करना है, और वही प्रवृत्ति, वही जो संघर्ष में हम तपे हैं, उसी की ताकत है आज की। हम किसी के आगे झुकते नहीं। कितनी महिलाओं की शादी और बेटियों की शादी करवा चुके हैं? 501। कोई खास वजह? मेरे पास एक बार एक बुजुर्ग महिला आई जब मैं विधायक बना था, तो 6 महीने हो गए थे मुझे विधायक बने। मुझसे बोली, विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए आप ब्याज पे दिला दीजिए। मैंने कहा क्या करोगी? बोली, मैं विधवा हूँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी करनी है। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए का ब्याज 4,000 रुपये महीना कैसे चुकाओगी? बोली, कुछ पेंशन आती है, कुछ कमा लेती हूँ। मैं कहा तो ब्याज है, मूल कैसे चुकेगा? तो बोली, मेरा एक पास एक घर है, एक कमरे का, और मेरी बेटी इकलौती है, वो चली जाएगी तो मैं कहीं झोपड़े में रह लूँगी, घर बेच दूँगी। तो तब मुझे लगा कि पता नहीं कितनी बेटियां ऐसी होंगी इस जनपद में जिनके माँ बाप नहीं होंगे, अनाथ होंगी, या माँ होंगी, पिता नहीं होंगे। और कैसे ब्याज लेके, कोई कौन देता है आजकल पैसे? गरीब को कोई पैसा उधार नहीं देता। तो तब हमने ये मुहिम शुरू की। पहली बार 5, दूसरी बार 11, तीसरी बार 67, चौथी बार 121, 5वीं बार 124, और इसी तरीके से हमारा काफिला जो है 5, 11, 21, 67, 121, 124, 151 तक पहुंचा। और अब हम जल्दी 1001 कन्याओं का शुरू कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हो चुके हैं, और 1001 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक दिन में करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा। कहीं से कोई मदद मिलती है इसको लेकर? ईश्वर है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिलती है? मैं किसी से मांगता ही नहीं। मेरी जिंदगी में आपने कहा भी है कि आप करोड़पति थे, हैं। मैं करोड़पति आज भी हूँ। उत्तराखंड में जितने लोग पर्चा दाखिल कर रहे हैं, सब में ये इशारा किसकी तरफ था विशेष तौर पर आपका? करोड़पति के नाम के साथ में ये इशारा किसकी तरफ था? भाई, हरीश रावत जी के लड़के के पास 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अचरज नहीं है? कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कैसे आया 14 करोड़ रुपया? हमारे तो 70-75 करोड़ रुपए में लोग इतना हल्ला मचा देते हैं। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री अब आपने सही कहा। कितना पैसा कम मिलते, कितनी तनख्वाह मिलती है पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री को? सरकारी सिस्टम के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे। अब तो तुम भी समझ गए होंगे, मुझसे ज्यादा करीब से सिस्टम को देख रहे हो। हम तो सिस्टम से बाहर हैं। नहीं, आप एक्चुअली सिस्टम में चले गए हैं, और हमारा तो अपना सिस्टम है। हरिद्वार की जो रंगत है वो पूरी तरह से देहरादून के ऊपर चढ़ चुकी है आपके तौर पर। एक व्यक्ति शुरुआती दौर में सन 2000 में राज्य में आता है, हालात बिल्कुल जुदा होते हैं।
बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनमें से मैं भी हूँ जिन्होंने आपसे मुलाकात की, अच्छी बातचीत की, एकदम से बदलाव होता है। पहले से सोचा हुआ था ये या होता चला गया ये सब? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रकृति को चलाने वाला कोई है, कोई भी हो सकता है। वो जब उसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। सब कुछ तय है, नियति तय है। अब आप देख लीजिएगा, 3 मुख्यमंत्री मेरे दुश्मन थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुझे मतलब उनका बस चल जाए तो वो मुझे खा जाएं। निशंक जी, हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र जी। निशंक जी का टिकट कटा, उनका राजनीतिक करियर पे फिलहाल वर्तमान में फुल स्टॉप लग गया। अब मेरे सामने दोनों लोग हैं। अगर मैं जीतता हूं तो इन दोनों लोगों का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अगर आप जीतते हैं तो ऑन कैमरा ये बात कह सकते हैं गारंटी के साथ कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं। अब देखिए, गंगा बहती है यहाँ पर। मैं जब इस राजनीति में आने वाला था, पहली बार किसी माध्यम से बोल रहा हूं, तो मैं बद्री केदार गया था और गंगा जल हाथ में लेके कसम खा के आया था कि 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का मेरे घर में नहीं आएगा। और आज भी मेरी विधायक निधि 5 करोड़ रुपए सालाना आती है, सैकड़ों काम और होते हैं। सब लोग क्षेत्र के लोग काम करते हैं। मैंने कभी किसी से चवन्नी ना ली। नहीं तो विधायकों के कमीशन तय हैं, उनके ठेकेदार भी तय हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपके विधायक होने के अलावा बहुत सारे लोग ये मेरे से सवाल करते हैं, ऐसा क्या बिजनेस आप करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम करोड़ों में है? भाई, रियल एस्टेट का इतना बड़ा काम है, ग्रुप हाउसिंग बन रही हैं, रेंटल्स हैं, फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, कितने काम है भाई। कैसी बात कर रहे हो? वहां समय दे पाते हैं? समय देने की क्या जरूरत है, सिस्टम चल रहा है। उमेश कुमार का सिस्टम चल रहा है और देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये सिस्टम कितना और लंबा चलेगा। उमेश कुमार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि ना उन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया है और ना आगे होने देंगे। अब लड़ाई ये 2024 के लोकसभा चुनाव की जरूर है, लेकिन आहट 2027 को पहले से ही महसूस होने लगी है। उमेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अब भागीदारी होगी 2027 में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।